सो वेलकम टू को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आप सभी बच्चों के लगातार कमेंट ये आ रहे थे कि गुरुजी जो बिहार विश्वविद्यालय है उनमें जो MIL हिंदी होता है, ठीक है, जिसमें आपको कम्युनिकेशन हिंदी के बारे में या हिंदी कम्युनिकेशन के बारे में समझना होता है। हिंदी कम्युनिकेशन बेसिकली एक प्रकार से आपका एक अलग सब्जेक्ट ही होता है जिसको आप AEC के अंतर्गत पढ़ते हैं, यानी कि आप एबिलिटी इन्हेंसमेंट जो कोर्स होता है उसके अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसको एक प्रकार से इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, उनके उत्तर आपको कैसे लिखने होते हैं, इन सभी चीज़ों पर मैं चर्चा करूं। जैसे MJC, ठीक है, और MDC, इस तरीके से ऐसे आपका MIL हिंदी होता है। MIL में बेसिकली जो कार्यालयी हिंदी होता है या जो लेखन से संबंधित हिंदी होता है, यही सब। जैसे प्रारूपण क्या है, संक्षेपण क्या है, टिप्पण क्या है, सरकारी पत्र क्या है, जो संविधान में अनुसूचियाँ शामिल हैं, मतलब संविधान की जो 12वीं अनुसूची, जो 8वीं अनुसूची, उसमें जो 22 भाषाएँ हैं वो कौन कौन सी हैं, ये सब प्रश्न खूब पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे आप सेकंड सेमेस्टर में जो मैं पढ़ाता हूं बेसिकली कार्यालयी हिंदी, तो कार्यालयी हिंदी बेसिकली इसमें आपको पूरा पढ़ना होता है। अब इसमें एक प्रकार से हिंदी कम्युनिकेशन जो सब्जेक्ट है आपका, ये BA BSc BCom के फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि UG फर्स्ट सेमेस्टर के सभी कोर्सेस में आपको पढ़ना पड़ता है। अगर आपने देखिए, इसमें बहुत सारे बच्चे इंग्लिश कम्युनिकेशन भी लेते हैं, बहुत सारे बच्चे हिंदी कम्युनिकेशन लेते हैं। तो हिंदी कम्युनिकेशन में आपको एक प्रकार जिसको AEC कोर्स जो होता है, इसमें एक प्रकार से आपको हिंदी कम्युनिकेशन जिन बच्चों ने लिया है, ठीक है, यानी MIL हिंदी जिनका है, उनके लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2024 से 28 वाले बैच में, यानी CBCS पैटर्न जो 2000 यानी 4 साल का जो एक प्रकार से BA कोर्स है, बिहार के बच्चों के लिए बेसिकली एक प्रकार से नियम जो लागू हुआ है, उनके लिए एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसे छात्र छात्राएं जो हमसे जुड़े हुए हैं, आप लोगों ने हमारा जो है ज्वाइन किया था हमको, तो इस वजह से आप लोगों ने लगातार कमेंट किया था कि सर जी MIL हिंदी का AEC जो हिंदी होता है उसका डालिए, हिंदी कम्युनिकेशन का। और इससे पहले आपने कहा था कि कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, इसका गुरुजी डाल दिए, तो मैंने उसका चैप्टर 1 पढ़ा रखा, तो आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, इसी चैनल पर है, को करिकुलर मास्टर पर ही, ठीक है। बाकी आप शुक्ला स्टडी पॉइंट पर हमसे पढ़ ही रहे हैं, शुक्ला स्टडी पॉइंट का एक भाग ही है ये को करिकुलर मास्टर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ऐसे ही आपका जो एक प्रकार से स्वच्छ भारत है उस पर भी मैं चर्चा कर रहा हूँ, स्वच्छ भारत पर मैं नोट्स तैयार कर रहा हूँ। जैसे ही एक प्रकार से मैं उस पर मेहनत कर रहा हूँ, जैसे कि वो कंप्लीट होता तुरंत आपके समक्ष एक प्रकार से वो भी मैं उसकी वीडियो लाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी बहुत ही बेहतर तरीके से तैयारी होने वाली है। तो आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो क्वेश्चंस और आंसर को समझेंगे, जिसमें अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, तीनों टाइप के क्वेश्चंस मैंने रखे हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। देखें, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आएंगे जो कि एक प्रकार से आपको यहां पर देख लेने हैं। क्लियर? चले, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कार्यालयी हिंदी से क्या अभिप्राय है, यानी कार्यालयी हिंदी से आप क्या समझते हो, ठीक है। अब कार्यालयी हिंदी से आप क्या समझते हो? कार्यालयी हिंदी मतलब कि कार्यालय, कार्यालय माने होता है ऑफिस, ऑफिस में जिस हिंदी का प्रयोग आप करते हैं वही कार्यालयी हिंदी होती है। यानी कि जब आप कोई व्यावसायिक काम के लिए, कोई काम मतलब व्यावसायिक कार्य में आप जाते हैं या कोई नौकरी करने के लिए जाते हैं, तो उस नौकरी या पेशे के दौरान आपको जिस हिंदी का प्रयोग करना होता है बेसिकली वही कार्यालयी हिंदी है। ऐसी हिंदी जो कि पत्राचार में प्रयोग करते हैं, आप एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस को अगर आपको चिट्ठी लिखनी है, पत्र लिखना है, तो जिस हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं वो बेसिकली कार्यालयी हिंदी होती है। और एक टॉपिक है आपका कार्यालयी हिंदी, पूरा का पूरा यूनिट है, ठीक है। तो कार्यालयी हिंदी से आपका क्या अभिप्राय है? देखिए, प्रयोजन मूलक हिंदी का ही एक विशिष्ट रूप होता है कार्यालयी हिंदी। डॉक्टर हरदेव बाहरी बड़े जबरदस्त विद्वान हैं। इन्होंने कार्यालयी हिंदी को दफ्तरी भाषा, दफ्तरी माने, दफ्तर माने क्या होता है? ऑफिस, तो ऑफिशियल भाषा या राजकीय, मतलब कि जिसको आप दफ्तरी भाषा कह सकते हैं, किसने कहा? डॉक्टर हरदेव बाहरी ने। यह हिंदी सामान्य बोलचाल की हिंदी से बिल्कुल अलग होती है और इसकी शब्दावली सुनिश्चित होती है। या इससे बैंकों में आप जाएंगे तो बैंकों की शब्दावली अलग होगी, प्रशासनिक शब्दावलियाँ अलग होंगी, संविधान की शब्दावलियाँ अलग होंगी, वो जटिल शब्दावलियाँ होती हैं, ठीक है, कुछ कठिन होती हैं जो आम बोलचाल की भाषा से बिल्कुल अलग होती हैं। सरकारी कार्यालयों में पत्राचार के लिए जो हिंदी प्रयुक्त होती है वह कार्यालयी हिंदी कही जाती है। यानी सरकारी कामकाज के लिए जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, आप देखते हैं महोदय, ठीक है, या भवदीय, इस टाइप का जो लिखते हैं पत्र वगैरह में, ये सब हिंदी एक प्रकार से कार्यालयी हिंदी ही कही जाती है। कार्यालयी हिंदी औपचारिक होती है। औपचारिक माने होता है कि औपचारिकता का मतलब होता है कि फॉर्मल होती, फॉर्मल माने होता है एकदम से हमेशा एक नियम कायदों में बंधी हुई होती है, कोई मतलब व्यवहारिक नहीं, एक औपचारिक होती है। औपचारिक और अनौपचारिक दो शब्द आपने सुना होगा। औपचारिक जैसे होता है कि भाई आपने कहा औपचारिक को फॉर्मल कहते हैं और अनौपचारिक को इनफॉर्मल कहते हैं, या ठीक है। तो इनफॉर्मल का मतलब होता है अनौपचारिक, यानी जैसे आप अगर वैसे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अनौपचारिक शिक्षा जब आप पढ़ते हैं, जैसे कि आप ड्रेस पहनते हो तो आप जीन्स पैंट पहन लो तो क्या हो गया? वो अनौपचारिक ड्रेस हो गया। लेकिन जब आप वही चीज़ एक पर जैसे फॉर्मल में शर्ट पहना हूँ और वैसे फॉर्मल पैंट में पहन लूँ, फॉर्मल शूज पहन लूँ, तो ये
क्या हो गया, ऑफिशियल हो गया। कहते हैं ऑफिशियल सूज है, ऑफिशियल माने फॉर्मल ही, यानी कि कहने का तात्पर्य है, ठीक है, कहने का मतलब ये है महोदय कि फॉर्मल का सीधा सीधा तात्पर्य होता है कि वो एक प्रकार से किसी ऑफिस में जाने योग्य हो, ठीक है। व्यवहार से जीन्स का पैंट, कटी फटी जीन्स पहन लेना, ये सब फॉर्मल नहीं है, ये सब इनफॉर्मल है। क्लियर। तो जो कार्यालयी हिंदी होती है ये बेसिकली औपचारिक होती है, क्लियर, तथा साहित्यिक हिंदी से बिल्कुल भिन्न ऐसी सरल सहज भाषा होती है जिसमें ना तो अलंकारों का प्रयोग होता है और ना ही मुहावरों का और ना ही शब्द शक्तियों का। देखिए मुहावरे क्या होते हैं, मुहावरे और लोकोक्तियाँ हिंदी में प्रयोग होते हैं बेसिकली कहाँ पर, हिंदी की साहित्यिक भाषा में। हिंदी जो साहित्य हिंदी होती है, साहित्य में क्या होता है जिसमें आपको जो है कहा कुछ और जा रहा है, उसका मतलब कुछ और निकल रहा है, शब्द शक्तियों के द्वारा ही होता है। शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो उनके माध्यम से क्या होता है कि कोई बात कभी कह रहा है, जो कह रहा है, जो लिखा है उसका वो मतलब नहीं होता है, उसका एक भावार्थ होता है। तो ऐसे इसमें जो लिखा होता है कार्यालयी हिंदी में, जो लिखा होता है उसका एग्जैक्ट मीनिंग वही होती है जो लिखा होता है, जबकि साहित्यिक हिंदी में क्या होता है, जो लिखा होता है उसका वो मतलब नहीं होता है, उसका दूसरा कुछ मतलब होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अलंकारों का भी प्रयोग इसमें नहीं होता है, क्योंकि साहित्यिक हिंदी में क्या होता है, अलंकारों का प्रयोग करके कविता को एक प्रकार सजाया जाता है, कविता को और अच्छा दिखाया जाता है। सॉरी। तो इस तरीके से कार्यालयी हिंदी ये होती है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे महोदय, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। कार्यालयी हिंदी के प्रयोग के क्षेत्र कौन कौन से हैं, यानी कार्यालयी हिंदी का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। प्रयोग का क्षेत्र वही होता है कि कहाँ कहाँ पर कार्यालयी हिंदी का प्रयोग हम करते हैं। तो कार्यालयी हिंदी के प्रयोग के क्षेत्र निम्न है, कई क्षेत्र हैं। पहला क्षेत्र है टिप्पणी लेखन, यानी कि जब हम एक टिप्पणी लिखते हैं, किसी पर कमेंट लिखते हैं, किसी मुद्दे पर या किसी पत्र पर हमको टिप्पणी करनी होती है, तो ऐसी टिप्पणियां करने के लिए एक प्रकार से क्या किया जाता है, कार्यालयी हिंदी का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा दूसरी बात, प्रारूपण या मसौदा लेखन में, मसौदा यानी कि जैसे आप देखते हैं, प्रारूप मतलब क्या होता है, मसौदा या प्रारूप एक ही बात होती है। जैसे मान लेते हैं कोई पत्र लिखना है, तो पत्र लिखने से पहले पत्र का एक कच्चा चिट्ठा बना लेना कि हमको पत्र कैसे लिखना है, पत्र में क्या क्या लिखना है, किस सब शब्दावलियों का प्रयोग करना है, तो वो सब एक प्रकार से आपका मसौदा लेखन होता है। तो इसमें भी संक्षेपण लेखन में, संक्षेपण क्या होता है, संक्षेपण जो होता है महोदय, संक्षेपण के बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। संक्षेपण बेसिकली कोई बहुत बड़ी विषय वस्तु है, कोई निबंध है बड़ा सा, और किसी व्यक्ति के पास टाइम कम है, तो उस निबंध का सार तत्व जो होता है, सार को गह लिए और थोथा दिए उड़ाए, यानी जो अच्छी अच्छी बातें हैं उसकी, या जो मेन पॉइंट है, जो मेन कथानक है, उसको एक प्रकार से निबंध का एक बहुत कम भाषा में लिख करके प्रस्तुत करना, ताकि वह व्यक्ति जिसके पास समय कम है वो पढ़ सके, तो वो होता है संक्षेपण। संक्षेपण लेखन में भी कार्यालयी हिंदी का प्रयोग होता है। इसके अलावा प्रतिवेदन लेखन में, प्रतिवेदन का मतलब क्या होता है, रिपोर्ट जिसको तैयार करें। जैसे कोई घटना हुई, उस घटना का एग्जैक्ट जो रिपोर्टिंग करनी होती है, जैसे पुलिस वगैरह जो रिपोर्ट लिखते हैं, वो सभी प्रतिवेदन ही होता है, रिपोर्ट ही होता है। तो रिपोर्ट लिखने में भी एक प्रकार से कार्यालयी हिंदी का प्रयोग होता है। इसके अलावा कार्यवृत्त लेखन में, कोई काम कोई किसी ने करवाया, किसी अधिकारी ने कोई काम करवाया, वो अधिकारी ने काम क्या क्या करवाया उसको पूरा का पूरा उसका बायोडाटा लिख करके और अपने आला अधिकारी यानी बड़े अधिकारी के पास भेजेगा कि हमने ये फला 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 काम करवाया, तो वो भी किस में भेजेगा, कार्यालयी हिंदी में भेजेगा। इसके अलावा कार्यालयी अनुवाद, यानी कि कार्यालय का अनुवाद, यानी मान लेते कोई ऑफिशियल जो है अनुवाद करना हुआ, ट्रांसलेशन करना हुआ, तब भी एक प्रकार से कार्यालयी हिंदी के द्वारा ही किया जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका महोदय, फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह चैनल आपके लिए बहुत ही बेस्ट है और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लिए लगातार मैं लाता रहूँगा, ठीक है। चले, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, वर्तमान में कार्यालयी हिंदी की संभावनाएं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी वर्तमान में कार्यालयी हिंदी की क्या संभावनाएं हैं, कार्यालयी हिंदी कहां तक सक्सेसफुल है, इसके बारे में बताएं। देखें उत्तर क्या लिख सकते हैं आप, वर्तमान में कार्यालयी हिंदी की संभावनाएं अत्यंत प्रबल हैं, यानी कि ठीक ठाक है। कार्यालय के लिए अत्यंत मतलब कि जो हिंदी है, कार्यालयी हिंदी बेसिकली वो वर्तमान में बहुत ही प्रासंगिक है और बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को हम समझ पाते हैं, जान पाते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को हम जान पाएंगे। तो कार्यालयी हिंदी जो होती है इसका वर्तमान में बड़ा ज़बरदस्त संभावनाएं हैं, यानी कार्यालयी हिंदी वर्तमान में प्रासंगिक है। हर एक क्षेत्रों में आप देखते हैं, सरकारी क्षेत्रों में प्रयोग हो रही है। इसमें अब कंप्यूटर का भी प्रयोग किया जाने लगा, क्योंकि आज जब कंप्यूटर का विकास हुआ तो कार्यालयी हिंदी के द्वारा ही कंप्यूटर यानी कंप्यूटर में भी कार्यालयी हिंदी का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। वह नवीन शब्दावली का उपयोग भी कार्यालयी हिंदी में ही किया जाता है। साथ ही साथ अधिकांश कार्य अब हिंदी में ही इंटरनेट के माध्यम से संपन्न होते हैं। स्पष्ट है कि कार्यालयी हिंदी में विकास की प्रबल संभावनाएं हैं और भविष्य में कार्यालयी हिंदी एक प्रकार से और ऊंची मुकाम हासिल कर सकती है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कार्यालयी हिंदी की विशेषताएं बताएं। देखिए कार्यालयी हिंदी की निम्न विशेषताएं हैं।
तो कार्यालय हिंदी से प्रश्न खूब पूछेगा, चूंकि यूनिट 2 में आपका पूरा का पूरा कार्यालय हिंदी ही है। तो कार्यालय हिंदी सामान्य बोलचाल की हिंदी से बिल्कुल अलग होती है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, इस हिंदी में प्रयुक्त जो शब्द होते हैं इसके अर्थ सुनिश्चित होते हैं और उनमें अनेकार्थता नहीं होती है। यानी एक शब्द का केवल एक ही अर्थ होगा, दूसरा अर्थ नहीं होगा, ठीक है। यानी कार्यालय हिंदी का जो शब्द होगा उसमें बेसिकली परिभाषिक शब्दावलियों का प्रयोग होगा। परिभाषिक शब्दावलियाँ वही शब्दावलियाँ होती हैं जिनका परिभाषा फिक्स होती है कि भाई इसका यही मतलब होगा और उस शब्द के मतलब उस मतलब के लिए कोई दूसरा शब्द प्रयोग नहीं होगा, यानी अनेकार्थता नहीं होगी। एक शब्द का एक ही अर्थ होगा, फला दूसरा अर्थ नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सुनिश्चित होता है कि भाई हाँ ये शब्द इसके लिए प्रयोग हुआ तो दूसरे शब्द के लिए दूसरी चीज़ के लिए उसका प्रयोग अब दोबारा नहीं किया जाएगा। इसके अलावा कार्यालय हिंदी की शब्दावली सुनिश्चित होती है जिसे सीखना पड़ता है। यानी कार्यालय शब्दावली की जो मतलब की शब्दावलियाँ होती है कार्यालय हिंदी की, वो सुनिश्चित होती हैं कि फलाने शब्द फलाने चीज़ के लिए फला शब्द का प्रयोग किया जाएगा। यानी परिभाषिक शब्दावलियाँ जो होती हैं निश्चित होती हैं, उनको सीखना पड़ता है कि हाँ इसके लिए ये शब्द हमको टर्म प्रयोग करना है। चौथी विशेषता, कार्यालय हिंदी में अलंकृत और मुहावरेदार भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है, ये भी विशेषता है। इसके अलावा कार्यालय हिंदी का क्षेत्र सीमित होता है, ठीक है, यानी कि ज़्यादा केवल ऑफिशियल काम के लिए ही एक प्रकार से इसका काम होता है। आम बोलचाल की भाषा में कार्यालय हिंदी का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। चले आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका भैया, परिभाषिक शब्दावलियाँ क्या है। चूँकि परिभाषिक शब्दावलियों का प्रयोग ही कार्यालय हिंदी में हम करते हैं, ये क्या है स्पष्ट करें। देखिए, परिभाषिक शब्द ऐसे शब्दों को कहा जाता है महोदय जो अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट अनेक सुनिश्चित रूप से परिभाषित होते हैं। यानी जैसे बैंक से रिलेटेड कुछ शब्द होते हैं, कुछ प्रशासन से रिलेटेड, कुछ जियोग्राफी से रिलेटेड, कुछ साइंस से रिलेटेड, ठीक है। ऐसे अभी मैं शब्दों पर चर्चा करूँगा। अर्थ और प्रयोग की दृष्टि से परिभाषिक होने के कारण से इन्हें परिभाषिक शब्द कहा जाता है, क्योंकि इनकी एक परिभाषा होती है। उस शब्द की एक बेसिकली परिभाषा होती है, छोटा शब्द होता है लेकिन उसकी परिभाषा 2-3 लाइनों में होती है। परिभाषिक शब्दों को इस प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। पहली बात तो ये कि परिभाषिक शब्दों का प्रयोग ज्ञान विज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों में किया जाता है। दूसरी बात, इनका अर्थ सुनिश्चित भी होता है और इसमें लचीलापन या संदिग्धता नहीं रहती है। और तीसरी बात है कि इन शब्दों का अर्थ नियत और निश्चित होता है और एक अर्थ का द्योतक नाम मतलब कि द्योतक मात्र एक ही शब्द होता है, यानी कि एक अर्थ के लिए केवल एक ही शब्द का प्रयोग होता है, दूसरे शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी बेसिकली कार्यालय हिंदी में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिन शब्दावलियों का, वो शब्दावलियाँ परिभाषिक शब्दावलियाँ ही होती हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला क्वेश्चन से आपका 6ठा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। परिभाषिक शब्दावली से क्या अभिप्राय है, यानी आप क्या समझते हैं। देखिए, परिभाषिक शब्दावली वह शब्दावली है जो विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग होती है, उनके सीमित अर्थ होते हैं। परिभाषिक शब्दावली की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। कैसे परिभाषा देंगे, लिखेंगे कि जो शब्द सामान्य व्यवहार की भाषा में प्रयुक्त ना होकर के, यानी कि परिभाषित शब्दावलियों का प्रयोग हम सामान्य भाषा में नहीं करते, आम बोलचाल की भाषा में नहीं करते, जैसे कार्यालय हिंदी में हम इसका प्रयोग करते हैं, ऑफिशियल चीज़ों में करते हैं। तो जो शब्द सामान्य व्यवहार की भाषा में प्रयुक्त ना होकर के ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में या विभिन्न क्षेत्रों के विषय में के संदर्भ में या एवं संदर्भ के अनुसार किंतु निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, यानी इनका अर्थ निश्चित होता है, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम परिभाषिक शब्द कहते हैं। बिल्कुल इसकी ज़बरदस्त परिभाषा है। इस प्रकार ऐसे परिभाषित शब्द के समूह को हम परिभाषिक शब्दावली कहा जाता है, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखेंगे। परिभाषित शब्दों के बारे में भी मैं चर्चा करूंगा, उससे पहले आप जान लीजिए, जैसे अगर आपको इस चीज़ का PDF प्राप्त करना है, जैसे आप और आपका सब्जेक्ट, जैसे कि ये MIL तो हिंदी होगा, बाकी जो मेजर कोर्स के लिए अगर आपने हिंदी ले रखा है, हिंदी साहित्य का इतिहास जिसमें आपको पढ़ना है, या और चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है, और भी सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, तो हर एक सब्जेक्ट का एक प्रकार से कोर्स शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। आपको एक प्रकार से कोर्स में ज्वाइन होने के लिए 91 61 93 60 62 पर आपको SMS करना है, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आपको करना क्या है, अपना नाम, आपका क्या नाम है, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम और आपका क्या सब्जेक्ट है, अपने सब्जेक्ट के नेम, ये सब लिख करके आप सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद में एक प्रकार से आपको क्या किया जाएगा, आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपीज़ जो होंगे वो सेंड कर देने होंगे। उसके बाद में क्या किया जाएगा, आपको व्हाट्सअप ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। और व्हाट्सअप ग्रुप से ऐसे आपको ऐड कर दिया जाएगा, उसके बाद में वहाँ पर आपको क्या मिलेगी, वहाँ पर आपको PDF नोट्स मिलेगी। किसकी PDF नोट, जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे सभी सब्जेक्ट की, ठीक है। देखिए, एक सब्जेक्ट की नहीं, जैसे आपका सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, साइकोलॉजी है, ठीक है, या फिर आपका इंग्लिश है या हिंदी है, जो भी सब्जेक्ट आपके होंगे, और बाकी खास करके आपका जैसे कि कम्युनिकेशन
एप्लीकेशन इन एवरीडे लाइफ का हो गया, ठीक है, या आपका ये स्वच्छ भारत हो गया, या आपका ये वाला होगा क्या बोलते हैं हिंदी कम्युनिकेशन हो गया, या ऐसे और भी जो आपके होंगे चीज़ें, उस पर मैं कवर करने का प्रयास करूँगा और उन सभी के एक प्रकार से कुछ ना कुछ चीज़ें आपको PDF वगैरह मिलती रहेंगी, ठीक है। ग्रुप में जुड़ने का बड़ा आपका फ़ायदा होगा और फिर आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा ग्रुप, और एक पूरा का पूरा सेमेस्टर आपके लिए पढ़ाया जाएगा। एक सेमेस्टर के लिए मात्र 100 रुपीज़ में आपको सभी सब्जेक्ट की चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं और आप सभी लोग जुड़ सकते हैं, क्योंकि बिहार के लिए एक प्रकार से चीज़ें हैं और साथ ही साथ आपके सारे सब्जेक्ट की तैयारी भी होती रहेगी, ठीक है। केवल यही नहीं, सोशियोलॉजी आपका है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, हिंदी आपका जो भी हिंदी है, MDC, MIL, ठीक है, MJC, कुछ भी है आपका, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, सब चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी वहाँ पर, तो बिल्कुल चिंता ना करें। तो आज हिंदी कम्युनिकेशन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ऐसे ही आगे चल करके और भी जो आपके टॉपिक होंगे उन पर चर्चा करते रहूँगा, मॉडल पेपर ऐसे देता रहूँगा, ठीक है। चले आगे देखते हैं। अगला पॉइंट आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 7वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है भैया, फटाफट से आप देख। 7वां प्रश्न है, परिभाषिक शब्दों के गुण बताइए। देखिए, परिभाषित शब्दों के निम्न गुण होते हैं। गुण माने विशेषताएं, क्वालिटीज़, प्रॉपर्टीज जिसको आप बोल सकते हैं। देखिए, पहली बात है कि परिभाषिक शब्द का अर्थ स्पष्ट होता है, सरल होता है और सपाट होता है। उसमें संदिग्धता मात्र की चीज़ कोई नहीं होती, यानी कि संदिग्धता नहीं होती, कोई संशय नहीं होता है, जो लिखा है उसका वही अर्थ होता है, एग्जैक्ट मीनिंग होती है उसकी, कोई लाग लपेट की बात ही नहीं होती, ठीक है। दूसरी बात, प्रायः एक शब्दीय ही होते हैं ये, पर नाम को छोड़ करके, यानी किसी का नाम अगर है, नाम हो सकता है 2 शब्द का हो जाए, लेकिन परिभाषिक शब्दावलियाँ हमेशा एक शब्द की होती हैं, ज़्यादा लंबी भी नहीं होती हैं और एक शब्द की होती हैं। तीसरी विशेषता है कि प्रायः परिभाषिक शब्द यथासंभव छोटा होता है, सरल और व्याकरण के अनुकूल होना अपेक्षित होता है, यानी व्याकरण के अनुकूल होना चाहिए परिभाषित शब्द, सरल होना चाहिए और छोटा होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा परिभाषिक शब्द सार्थक होना अब बहुत ही जरूरी होता है, यानी उसका एक अर्थ निकलता हो। 5वीं बात, परिभाषिक शब्द का उच्चारण सुगमता पूर्वक किया जा सके, यही आवश्यक है, यानी परिभाषित शब्द इतना भी जटिल ना बना दे जिसको पढ़ने में दिक्कत हो व्यक्तियों को, यानी परिभाषित शब्दों को एक प्रकार से पढ़ने के लिए मतलब पढ़ते वक्त उसको एक प्रकार से कोई कठिनता का अनुभव ना हो और वो एक प्रकार से उच्चारण उसका सही तरीके से किया जा सके, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 8वां क्वेश्चन आ चुका है, प्रशासनिक प्रयुक्ति से, यानी कि जो प्रशासन में यानी एडमिनिस्ट्रेशन में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं और वो भी परिभाषिक शब्द ही होते हैं। तो 4 परिभाषिक शब्दों के नाम लिखें, ऐसे प्रश्न आपसे पूछ सकता है। देखिए, प्रशासनिक प्रयुक्ति से संबंधित जो परिभाषिक शब्द हैं उसमें पहला तो आपका है एलिगेशन। एलिगेशन का मतलब होता है अभिकथन, ठीक है, ये शब्द खूब प्रयोग होता है, अभिकथन हिंदी में, एलिगेशन अंग्रेजी में, परिभाषिक शब्द है, इसका अलग अपना एक परिभाषा होती है। दूसरा होता है फंड। फंड माने होता है निधि, जैसे कोई निधि, कोई संचित निधि होती है जहाँ पर पैसे इकट्ठा किए जाते हैं, वहाँ से खर्चा पानी चलता है। ग्रांट, ग्रांट माने होता है अनुदान देना, ठीक है। ज्वाइंट, ज्वाइंट माने तो संयुक्त। तो ये भी एक प्रकार से 4 परिभाषिक शब्दावली हैं जो कि प्रशासनिक प्रयुक्ति से रिलेटेड है। ऐसे ही और भी तमाम क्षेत्रों से, जैसे कि वाणिज्यिक प्रयुक्ति से रिलेटेड कुछ जो शब्द हैं उनके बारे में जान लेते हैं, जो वाणिज्यिक में यानी कि बैंक वगैरह में, ठीक है, वाणिज्य में प्रयोग किए जाते हैं, कॉमर्स वगैरह के क्षेत्र में। देखिए, जैसे कि आपका एक्साइज ड्यूटी हो गया, उत्पादन शुल्क, आपने कोई चीज़ उत्पादन किया उस पर शुल्क जो लगता है वही उत्पादन शुल्क होता है, उत्पाद शुल्क होता है, ठीक है। GST यानी जो आपको जो है गुड सर्विस टैक्स जिसको बोलते हैं, यानी कि माल एवं सेवा कर, ये भी एक वाणिज्यिक प्रयुक्ति से रिलेटेड परिभाषित शब्द है। इसके अलावा स्टेट ड्यूटी जिसको आप संप्रदा शुल्क बोलते हैं, और बजट यानी बजट, ये तो इस तरीके से ये शब्द जो होते हैं ये आपका वाणिज्यिक प्रयुक्ति में रिलेटेड परिभाषित शब्द हैं। तो ये सब कार्यालय हिंदी में प्रयोग होते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा विज्ञान में भी कुछ शब्द ऐसे हुए जो प्रयोग होते हैं। विज्ञान प्रयुक्ति से संबंधित किन्हीं 4 परिभाषिक शब्दों का उल्लेख कीजिए। देखिए, विज्ञान में जो संबंधित प्रयोग होते हैं, जैसे कि एसिड सेंसिटिव हो गया, यानी अम्ल संवेदी जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। ऐसे ही आप देखते हैं गेंट सेल जिसको आप महाकोशिका बोलते हैं, ठीक है, जाइंट सेल। इसके अलावा लिमिट साइकिल जिसको आप सीमा चक्र बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, मशीन मैन जिसको आप बोलते हैं मशीनक जिसको आप कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। तो ये सब एक प्रकार से परिभाषिक शब्दावलियाँ ही हैं, तो आप इनको नोट डाउन करते हुए चलेंगे। PDF अगर आपको लेना है तो आप SMS कर दीजिएगा, मात्र 100 रुपीज़ में इसका PDF जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसका PDF मिल जाएगा। इसका ही नहीं बल्कि सारे सब्जेक्ट का आपको PDF मिलता रहेगा वहाँ पर ग्रुप में, और जो सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं सभी के आपको मिल जाएंगे। तो बिल्कुल आपको वहाँ पर चिंता नहीं करनी है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? चले अगला क्वेश्चन आ चुका है, टिप्पणी का क्या उद्देश्य है, संक्षेप में लिखिए। टिप्पणी के बारे में आप बताएं। देखें, टिप्पणी जो होता है बेसिकली एक प्रकार से ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। देखिए, टिप्पणी का सर्वप्रथम उद्देश्य होता है उच्च अधिकारी के कार्य को सरल तथा सुगम बना देना,
जिससे वह शीघ्र निर्णय ले सके। यानी कोई उच्च अधिकारी है, बड़े पद पर है, तो जो उसके नीचे वाले कर्मचारी होते हैं वो एक प्रकार से टिप्पणी को सरल और अच्छा बनाते, ताकि एक प्रकार से उसको बहुत ही सरलता से, बहुत ही एक प्रकार से सरल भाषा में लिख करके, ताकि वो उच्च अधिकारी जो चूँकि उसके पास समय कम होता तो उसको समझ जाए, सरलता से उसके समझ में आ सके और वो जल्दी से उस किसी मुद्दे पर निर्णय ले सके। टिप्पणी में विचाराधीन विषय से संबंधित सभी तथ्यों का स्पष्ट प्रस्तुतिकरण किया जाता है। यानी जो भी विषय पर टिप्पणी लिखनी होती है उसके बारे में इंपॉर्टेंट तथ्य जो होते हैं वो एक प्रकार से प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके साथ ही साथ टिप्पणी लिखने से पहले संबंधित विषय को पूरी तरह से समझ करके उसकी जांच कर लेना बहुत जरूरी होता है टिप्पणीकार को। इसके अलावा त्रुटिपूर्ण तथ्य, यानी कि ऐसे जो तथ्य हैं या जो डाटा है वो गलत है, उसमें कोई दिक्कत है, तो उसको स्पष्ट करते हुए टिप्पणी लेखक को अपनी अभिव्यक्ति लिखना चाहिए। यानी अगर कोई गड़बड़ी लिख रही है तो उसको एक नोट बना करके कि भाई फला शब्द में ये दिक्कत है, तो एक नोट बना करके लिख देना चाहिए नीचे। संदिग्ध तथ्य को स्पष्ट करना, विषय से संबंधित किसी नियम, अधिनियम या उपनियम का उल्लेख करना। यानी कि अगर कोई गलत चीज़ें लिखी हैं तो उसको सही करने के लिए कोई आप उदाहरण के माध्यम से उसको समझा सकते हैं। ठीक है। टिप्पणी लेखक के द्वारा सम्मानित कार्रवाई संबंधी सुझाव देना और टिप्पणी को तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करना, किसी विशेष विकल्प को कार्यान्वयन के लिए चयन के कारण स्पष्ट उल्लेख करना, ये सब एक प्रकार से टिप्पणी का उद्देश्य होता है और इन्हीं उद्देश्य को ध्यान में रखकर के टिप्पणी लिखी जाती है। ठीक है, ताकि एक अधिकारी जो है उसको समझ पाए और उसको ज़्यादा समय ना लगे चीज़ों को समझने में या किसी मुद्दे को लेकर के निर्णय लेने में। अगला क्वेश्चन आ चुका है, नेमी टिप्पणी क्या है, जिसको आप प्रशासनिक टिप्पणी कहते हैं। नेमी टिप्पणी को प्रशासनिक टिप्पणी भी कहते हैं। देखिए, नेमी या प्रशासनिक टिप्पणियों में आदेशात्मकता और सूचना परकता की अधिकता होती है। यानी इसमें क्या होता है, या तो किसी अपने छोटे अधिकारी को आदेश दिया जाएगा या फिर किसी बड़े अधिकारी को सूचना के लिए भेजा जाएगा, वो होती है नेमी टिप्पणी। ये एक या दो वाक्यों अथवा वाक्यांशों तक सीमित होती है, जैसे कि देख लिया, धन्यवाद, आदेश के लिए प्रस्तुत, स्पष्टीकरण मांगा जाए, चर्चा करें, फाइल कर दीजिए, फाइल सेंड कर दीजिए, फाइल भेज दीजिए। यानी कि बस ज़्यादा 2 शब्द 4 शब्द एक वाक्य, ठीक है, या एक वाक्य का अंश हो गया, ज़्यादा लंबा नहीं। नेमी टिप्पणी बेसिकली पर्टिकुलर ऑफिस के लिए या किसी होती है, बहुत ही सरल होती है, बहुत छोटी होती है। ठीक है, तो ये हो गई नेमी टिप्पणी आपका। अगला आपका टॉपिक है टिप्पणी के प्रकार। टिप्पणी कितने प्रकार की? टिप्पणी कई प्रकार की होती है। पहली है नेमी टिप्पणी, दूसरी है सामान्य टिप्पणी, तीसरी है अनुभागीय टिप्पणी, चौथी है संपूर्ण टिप्पणी, पांचवी है सूक्ष्म टिप्पणी और छठी है औपचारिक टिप्पणी। लिख लीजिएगा, ये 5-6 प्रकार की टिप्पणियाँ होती हैं। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इन सभी चीज़ों को आप प्राप्त कर पाएंगे, PDF के माध्यम से आप पढ़ पाएंगे। ठीक है, और बाकी मैं आपको यहाँ पर समझा ही रहा हूँ चीज़ों को, जो कठिन चीज़ें उसको मैं आपको क्लियर करके समझा रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ये भी टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आएगा। संक्षेपण की परिभाषा दी। देखिए, संक्षेपण, पल्लवन, टिप्पणी, कार्यालय हिंदी, परिभाषिक शब्दावली, या 4-5-6 टॉपिक आपके एक ही वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ, जो कि आपके हिंदी कम्युनिकेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस के माध्यम से। तो विभिन्न विद्वानों के द्वारा संक्षेपण की परिभाषाएं दी गई हैं। देखें, JBC बर्नार्ड कहते हैं कि संक्षेपण किसी लिखित सामग्री के आधारभूत तथ्यों का संक्षिप्त सुनियोजित इतिवृत्त होता है। इतिवृत्त मतलब होता है जैसे कि कोई बड़ी विषय वस्तु है उसको छोटा करके लिखना ही एक प्रकार से संक्षेपण होता है। कोई निबंध है और किसी व्यक्ति के पास उतना समय नहीं कि उस निबंध को पढ़े, निबंध के बारे में उसको जानना है, तो एक संक्षेपक होता है जो कि एक प्रकार से उसको कम शब्दों में और सारी जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं उस निबंध में उसको लिख देता है। उसको चूंकि निबंध संक्षेपक पढ़ता है, उस निबंध की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है उसको लिख देता है। प्रोफेसर नलिन बिलोचन शर्मा जी और प्रोफेसर केसरी कुमार जी कहते हैं कि संक्षेपीकरण को हम किसी बड़े ग्रंथ का संक्षिप्त संस्करण कह सकते हैं। यानी कोई बड़ा ग्रंथ है उसको छोटा संस्करण के रूप में प्रकाशित कह सकते हैं, या किसी बड़ी मूर्ति का लघु अंकन कह सकते हैं। यानी कोई बड़ी मूर्ति तो उसको छोटा में कन्वर्ट करके, या कोई बड़े चित्र का छोटा चित्रण कह सकते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव जी कहते हैं कि संक्षेपण वह रचना होती है या रचना रूप है जिसमें समाज शैली के माध्यम से किसी रचना का सार तत्व उपस्थित किया जाता है। वही मैंने बताया कि सार को गह लिए और थोथा दिए उड़ाए। जो अनर्थक चीज़ें हैं या जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है उनको बाहर कर देना, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जिससे पूरा का पूरा चीज़ों का एक पूरे के पूरे लेख का एक प्रकार से क्लेरिफिकेशन हो जा रहा है, उनको एक प्रकार शामिल करके किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बताना है ताकि उसके पास जिसके पास समय कम है। ठीक है, चले संक्षेपण के लाभ बताएं। संक्षेपण के क्या क्या लाभ होते हैं? देखिए, संक्षेपण के कई लाभ होते हैं बेसिकली। पहला लाभ होता है कि समय की इससे बचत होती है।
आज के विश्व में सबसे अधिक मूल्य किस चीज़ का है? समय का है। टाइम इज़ इम्पोर्टेंट है और टाइम का एक प्रकार से वैल्यू बहुत है। टाइम किसी के पास नहीं है, ठीक है। अधिक मूल्य किसका है? समय का है। तथा संक्षेपण समय की बचत करता है। तो जो चीज़ समय की बचत करेगा वो जाहिर सी बात है प्रासंगिक होगा, फेमस होगा। मूल ग्रंथ, लेख, पत्र के स्थान पर संक्षिप्त रूप पढ़ लेना पर्याप्त है, क्योंकि अपेक्षित जानकारी प्राप्त हो जाती है। यदि अत्यावश्यक हो तो मूल्य पाठ या उसके अंश पढ़े जा सकते हैं, अगर नहीं जरूरी तो नहीं पढ़ते। जैसे कि मान लेते हैं अब आपके पास पुस्तक भी होगी, हो सकता है इसकी क्या बोलते हैं जो है कम्युनिकेशन, हिंदी कम्युनिकेशन की, ठीक है। लेकिन आप वीडियो क्यों देखते हैं? क्योंकि वीडियो में मैं क्या बताता हूँ? इंपॉर्टेंट चीज़ें, सार सार को गहली थोथा दे उड़ाए, यानी ऐसी चीज़ों को मैं बता रहा हूँ जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इस वजह से आप इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें ध्यान से अगर देखेंगे तो क्या होगा, आपका पेपर में यही चीज़ें आने वाली हैं। तो यही एक प्रकार से क्या होगा? संक्षेपण हो गया, ठीक है। तो इससे क्या होता है? समय की बचत होती है और लाभ होता है, पहला लाभ। दूसरा लाभ क्या होता है? पाठक वृद्धि में सहायक होता है, ठीक है। क्या होता है भैया? पाठक वृद्धि में क्या होता है? सहायक होता है। जैसे बड़े बड़े ग्रंथ देख करके पढ़ने के इच्छुक व्यक्ति भी क्या होते हैं? घबरा जाते हैं कि इसको कौन पढ़ेगा भाई। जैसे अगर आप गोदान उपन्यास पढ़ने के लिए तत्पर होंगे तो 600-700 पेज का उपन्यास है, उसको कैसे पढ़ोगे? बड़ा टाइम लगेगा। तो उसको, उसके सार तत्व को लोग पढ़ लेते हैं गूगल पर सर्च करके। तो जैसे महाभारत, चंद्रकांता संतति जैसे विशालकाय ग्रंथों को पढ़ने का समय आज किसी के पास नहीं है। यही कारण है कि विशालकाय लेकिन लोकप्रिय ग्रंथों के छात्र संस्करण, पॉकेट संस्करण, सार संक्षेप आदि प्रकाशित होने लगे हैं, ताकि बच्चे उनको पढ़ें, लोग उनको पढ़ें, और इन कृति ग्रंथों के पाठकों की संख्या में वृद्धि आजकल हुई है। लोग एक प्रकार से जो पॉकेट ग्रंथ बन चुके हैं कि जेब में रख लो और जब मन हो पढ़ लो, मतलब बहुत सारे, उसका पूरा का पूरा सार तत्व तो उसमें दे दिया गया है, ठीक है। तो इससे क्या होता है? आजकल प्रासंगिकता जो चीज़ें हैं उनकी बढ़ी है। क्यों? चूँकि उसके बहुत कम समय में, बहुत कम शब्दों में चीज़ों को लोग बड़े बड़े ग्रंथों के सार तत्व को जान पाते हैं। इसके अलावा लेखन सामग्री की बचत भी होती है इसमें, यानी आकार छोटा होने के कारण से संक्षेपण लिखने में कागज़ की बचत होती है, कलम की बचत होती है और लेखन सामग्री की भी बचत होती है, समय की भी बचत होती है। चौथा लाभ ये होता है कि अधिकारी अर्थात पाठक की सुविधा होती है। क्योंकि पाठकों के अनेक वर्ग होते हैं, साहित्य का पाठक बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ने से बच जाता है। अधिकारी वर्ग जो मूल पत्र के स्थान पर छोटा सा संक्षेपण पढ़ करके अपेक्षित जानकारी प्राप्त कर लेते कि भाई किस मुद्दे, मतलब कि कोई पत्र जो आया था उस पत्र में क्या कहा गया था, सारी जानकारी कम समय में। कोई जज वगैरह होते पूरे के पूरे मुद्दे को बहुत ही कम, चूँकि वकील लोग उस पर काम करते तो वकील बहुत कम शब्दों में जाकर के बता देते हैं जज को, तो वो जज समझ जाता है, अर्थात पाठक को इससे अत्यधिक सुविधा रहती है। तो ये भी एक लाभ है। इसके अलावा रख रखाव में सुविधा होती है। कार्यालयों में नित्य प्रति सैकड़ों की संख्या में पत्र जाते हैं, जिनकी भरमार से गट्ठर बन जाते हैं, और इस स्थिति में संक्षिप्त रूप लिख करके फाइल में सुव्यवस्थित रूप से रख लिया जाता है और समय आने पर, आवश्यकता पड़ने पर तुरंत निकाल करके उसको देख लिया जाता है, पढ़ लिया जाता है। इससे एक प्रकार से चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो जाती हैं और क्लियर हो जाती हैं, और कोई मुद्दा लगातार अटका नहीं रहता कार्यालयों में, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, इसीलिए संक्षेपण जरूरी है। अगला बात, संक्षेपण की विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए। तो एक अच्छे और सर्वांगपूर्ण संक्षेपण की कई विशेषताएं या कई गुण होते हैं, जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। सबसे पहली बात, इसकी क्वालिटी क्या होती है? पहली क्वालिटी, संतुलित आकार होता है। संतुलित माने कि ज़्यादा ना छोटा हो ना ज़्यादा बड़ा हो, यानी कैसे? संक्षेपण का आकार संतुलित होना आवश्यक होता है। नियम के अनुसार जो मूल अवतरण है, यानी जो रचना का हम संक्षेपण कर रहे हैं, कोई निबंध है, कोई रचना है बड़ी सी, उसको हम छोटे में लिख रहे हैं, तो जो मूल रचना है वो जो जिसका हम संक्षेपण किए है वो है उसका 1/3, यानी जैसे मानते हैं वो 100 पेज में अगर है तो कम से कम 33 पेज में एक प्रकार से आप जो है उसका संक्षेपण लिख सकते हैं, ठीक है। 1/1/3 होना चाहिए, 1/3 हो सकता है। यदि इस सीमा से इसका आकार बढ़ता है तो उसे अच्छे संक्षेपण की संज्ञा नहीं दी जाती। यानी कि अगर 100 पेज का कोई चीज़ है तो उसको आप अधिकतम 33 पेज ही लिख सकते हैं। 20 पेज मतलब कम से कम लिख सकते हैं, या और कम जितने में आप स्पष्ट कर पाएँ, लेकिन अधिकतम आपको 33 से ऊपर नहीं जाना है, ठीक है। यानी 1/3 से के आसपास होना चाहिए, क्लियर। इसके अलावा तो यानी संतुलित इसमें जरूर होना चाहिए। दूसरी बात, दूसरी विशेषता परिपूर्णता होनी चाहिए इसमें। संक्षेपण की दूसरी विशेषता होती है इसकी परिपूर्ण होना। अन्य शब्दों में कहें तो इसमें मूल अवतरण के सभी आवश्यक तथ्यों का समावेश होना चाहिए। यानी नहीं कि आप छोड़ छोड़ करके लिखे हों, जो चीज़ें उसमें लिखी हैं उनका पूरा का पूरा एक डिटेल में जानकारी नहीं, लेकिन हाँ सारी जानकारी या सारे तथ्यों को उसमें इंक्लूड करना जरूरी है। यदि कोई आवश्यक तथ्य छूटता है या अनावश्यक तथ्य और जोड़ दिया जाता है तो उसे संक्षेपण की संज्ञा देना उचित नहीं होगा। यानी कि आप अपनी तरफ से कुछ जोड़ेंगे नहीं और उसमें से कुछ छोड़ेंगे नहीं, मतलब उसका क्लेरिफिकेशन आप नहीं लिखेंगे, लेकिन हाँ तथ्यों को लिखेंगे, ठीक है, और अपनी तरफ से जोड़ना नहीं बिल्कुल भी। तीसरी बात, विचारों की स्पष्टता। संक्षेपण इसलिए किया जाता है कि इसमें निहित विचार स्पष्ट हों। विचारों की स्पष्टता के कारण ही वह मौलिक रचना के रूप में स्वीकार्य होता है। संक्षेपण की अस्पष्टता की स्थिति में मूल रचना की अपेक्षा होगी,
और जो संक्षेपण के बाद अप्रासंगिक हो जाएगी। इस वजह से विचारों की स्पष्टता, संक्षेपण एक प्रकार से जो विचार होते हैं उनको समझने के लिए जो एक पाठक या एक लेखक जो कहना चाह रहा होता उसी को समझने के लिए एक संक्षेपण लिखा जाता है। तो एक प्रकार से संक्षेपण की अस्पष्टता, अगर संक्षेपण अस्पष्ट है, समझ में नहीं आता व्यक्ति को, तो ऐसे में मूल रचना को एक प्रकार से लोग नहीं पढ़ेंगे या मूल रचना के प्रति एक प्रकार से विद्वेष या उसको नहीं पढ़ने की इच्छा जागृत होगी, ऐसे ही दिक्कत उत्पन्न हो जाएगी। तो इस वजह से एक विचार जो हैं, जो भी विचार उसमें बताए गए, उस विचार को स्पष्ट तरीके से पाठक के समक्ष रखना चाहिए एक संक्षेपक को। ठीक है। चौथी विशेषता, भाषा वैशिष्ट। संक्षेपण विचारों का संक्षेप होता है, अतः भावात्मक तथा अलंकारिक अंशों का त्याग होना चाहिए। आप जो है अलंकारों का प्रयोग या भाषा में एक चमत्कारिकता करने के लिए मुहावरों का प्रयोग नहीं करना है, आपको बिल्कुल शुद्ध सपाट लिखना है। इसी कारण भाषा में परिवर्तन अपरिहार्य है। काव्य भाषा की भावमयता आदि के लिए संक्षेपण में कोई स्थान नहीं होता कि आप इसमें इमोशंस वगैरह पिरोने का काम करें। यह भाषा सरल होनी चाहिए और प्रवाह से युक्त होनी चाहिए, यानी कि एक लाइन पढ़ने के बाद दूसरी लाइन पढ़ने पर पाठक मजबूर हो, एक लाइन दूसरी लाइन से जुड़ी हुई होनी चाहिए। ठीक है, ये जरूरी होता है। ऐसे में एक प्रकार की प्रवाहमयता बहुत जरूरी है, तो भाषा वैशिष्ट बहुत जरूरी है। पांचवी विशेषता क्या होती है संक्षेपण की? सुबोधता। सु माने होता है अच्छा, बोधता माने जानकारी, यानी संक्षेपण सुबोध्य होना चाहिए, सरल तरीके समझ में आना चाहिए। जटिलता, सांकेतिकता आदि का प्रयोग इसमें नहीं करना चाहिए, यानी कि इसका प्रयोग आवश्यक नहीं है। ठीक है, त्याग यहाँ पर आवश्यक है, नहीं कि जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। सांकेतिकता यानी कि इशारा के माध्यम से नहीं समझाना है कि कोई, ठीक है, सांकेतिक या प्रतीकात्मक शब्दावली का प्रयोग करके नहीं, ये गलत हो जाएगा। मूल रचना जटिल, बौद्धिक और सांकेतिक हो सकती है, पर संक्षेपण में इन सबका बहिष्कार आवश्यक होता है। क्योंकि बौद्धिक, जटिल और सांकेतिक मूल रचना अगर है तो उसको उसीलिए तो उसको लोग नहीं पढ़ रहे हैं, उसका संक्षेपण ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो सरल चीज़ें चाह रहे हैं। तो जब भी संक्षेपण जितना सरल से सरल लिखना जो है ज़रूरी है, मतलब कि जितना सरल लिख पाएँ उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा अगली विशेषता होती है संक्षेपण की सुसंबद्धता। सुसंबद्धता यानी संक्षेपण के विचारों, तथ्यों में सुसंबद्धता होनी चाहिए। इसका प्रत्येक वाक्य क्रमबद्ध होना चाहिए और प्रभावी होना चाहिए। इस गुण के अभाव में पाठक प्रधान और गौण का भेद नहीं कर पाता है। इस वजह से जो भी विचार हो, जो भी चीज़ हो, उनको एक क्रमबद्ध तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से लिखने का काम करें, जिससे पाठक वृंद उसको अच्छे तरीके से पढ़ पाएँ। ठीक है। इसके अलावा शुद्धता होना तो बहुत जरूरी भैया, प्योरिटी। शुद्धता भाव, विचार तथा भाषा की हो सकती है। तात्पर्य यह है कि संक्षेपण में वही विचार, वही भाव उल्लिखित किए जाएं जो मूल रचना में विद्यमान हो। मूल रचना से भिन्न तथ्यों की योजना से संक्षेपण अशुद्ध हो जाता है। इस वजह से मूल रचना में जो भाव हैं, जो विचार हैं, जो भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, उन्हीं को एक प्रकार से इसमें लिखना चाहिए। अपने तरफ से कुछ इंक्लूड या एक प्रकार से कुछ ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ना कम करना चाहिए। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से होगा आपका संक्षेपण। संक्षेपण का सेम उल्टा होता है पल्लवन, और पल्लवन भी आपका एक टॉपिक है, आपके चैप्टर में संकलित है, आपके सिलेबस में। तो मैंने कहा कि भाई पल्लवन को भी समझा देते हैं आपको लगे हाथ। तो पल्लवन और संक्षेपण और टिप्पणी से कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं अब। ठीक है, और कार्यालय हिंदी से, परिभाषा शब्दावलियों से। चले, बाकी और जो टॉपिक बच रहे हैं उन पर भी मैं चर्चा करूँ किसी दिन टाइम मिलेगा तो। पल्लवन की परिभाषा दीजिए। देखिए पल्लवन की परिभाषा, देखिए विभिन्न विद्वानों के द्वारा पल्लवन की परिभाषाएं निम्न प्रकार से हैं। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद कहते हैं पल्लवन की परिभाषा को देते हुए, देखिए संक्षेपण होता है छोटे लिखने की प्रक्रिया। कोई बड़ी विषय वस्तु है उसको छोटा करके लिखना, लेकिन कोई छोटी विषय वस्तु है उसको बड़ा करके लिखना। जैसे कोई मुहावरा है, कोई लोकोक्ति है, कोई और चीज़ है, उसको एक बड़े पैमाने पर लिखना। ठीक है, समझा करके उसका डिस्क्राइब करना, वो होता है पल्लवन। ठीक है, विस्तार करना। जैसे आपने आम का पत्ता देखा होगा, तो आम का एक पत्ता एक होता है, और आम में कई पत्ते जब हो जाते तो उसी को पल्लव कहते हैं। उसी पल्लव से बना पल्लवन। किसी सुगठित या गुम्फित विचार, सुगठित मतलब कि एकदम छोटा विचार, सुगठित जो जुड़ा हुआ है, जैसे कि बिहारी लाल का दोहा जो होता है, जैसे कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लज्जियात और भरे भुवन में करत हैं नैनन ही सौ बात। नैनों के माध्यम से बिहारी के नायक और नायिका जो होते हैं 100 से अधिक बातें कर लेते हैं। अब आप सोचो, तो उसमें एक प्रकार से बहुत कम समय में बहुत बड़ी बातें कह देते बिहारी। सतसैया के दो हरे जो नावक के तीर और देखन माँ छोटे लगे घाव करे गंभीर। यानी दोहा तो दो लाइन का होता है, लेकिन उसका जो अगर व्याख्या करने लगेंगे तो बड़ा लंबा हो जाता है कबीर दास, मतलब कि इनका बिहारी लाल का। इसलिए बिहारी लाल मात्र 713-14 दोहे लिख करके और हिंदी साहित्य में अमर हो गए। ठीक है, और मात्र एक रचना है बिहारी की हिंदी में, बिहारी सतसई। तो वो एक प्रकार से उसके पल्लवन लिखे जा सकते हैं। ठीक है, तो किसी सुगठित गुम्फित विचार अथवा भाव के विस्तार को पल्लवन कहते हैं। जब किसी सुगठित रचना का
किसी गुम्फित विचार का या किसी भाव का जो कि छोटा है, गुम्फित है, सुसंगठित है, उसका विस्तार करना हो, उसको बड़े पैमाने पर लिखना हुआ, तो वही एक प्रकार से आपका पल्लवन कहा जाता है। प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि पल्लवन का अर्थ होता है पल्लव उत्पन्न करना, अर्थात विषय का विस्तार करना, ठीक है, विषय को और बढ़ा चढ़ा करके लिखना। टी.एस. इमाम कहते हैं कि विस्तारण जो होता है, विस्तारण ही पल्लवन का दूसरा नाम है। किसी भाव से विस्तार या परिवर्धन की क्रिया होती है या विचार निरूपण की प्रक्रिया होती है। यह एक प्रसरण मतलब कि प्रसरणशील विचार विमर्श होता है। प्रसरण मतलब कि जो फैल रहा हो, जो किसी विषय के उन सभी विवरणों पर विस्तार पाता है जो व्याख्याओं, उदाहरणों और प्रमाणों के द्वारा पुष्ट किया जाता है कि हाँ इसका प्रमाण ये है, इसमें उदाहरण भी दिए जाते हैं, इसमें प्रमाण भी देते हैं, उसकी व्याख्या भी करी जाती है, ताकि उस पर्टिकुलर जो विचार है, जो छोटा सा विचार है, उसको पुष्ट किया जा सके और उसको एक प्रकार से पाठकों को पढ़ने में रुचि पैदा कर सके। डॉक्टर राम प्रकाश यानी और डॉक्टर दिनेश कुमार गुप्ता जी कहते हैं कि पल्लवन एक प्रकार की सृजनात्मक गद्य रचना होती है। इसमें किसी सूत्र, किसी उक्ति, किसी विषय या किसी विचार बिंदु का कल्पना के सहारे, इमेजिनेशन के सहारे मौलिक, उक्ति वैचित्रपूर्ण, उन्मुख, सारगर्भित विस्तार प्रवाहमयी सहज भाषा शैली में किया जाता है। कुल मिलाकर के जो मौलिक चीज़ें होती हैं उसी पर रहते हुए, उसी के इर्द गिर्द घूमते हुए, यानी जो चीज़ें बताई गई हैं उनके इर्द गिर्द ही आपको थोड़ा सा विस्तार कर देना ताकि वो चीज़ें स्पष्ट हो जाएं, क्लियर हो जाएं। ठीक है, चलें अगला प्रश्न आ चुका है, आदर्श पल्लवन के गुण बताएं। यानी कि एक आदर्श माने होता है आइडियल पल्लवन। पल्लवन का मतलब होता है कि विस्तार करना, यानी एक अच्छा पल्लवन कैसे लिखा जाए, एक अच्छा पल्लवन कर्ता की क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, वो आपसे पूछी गई हैं। तो एक सफल और आदर्श पल्लवन कर्ता अर्थात विस्तारक में निम्नलिखित गुणों का अपेक्षित होना जरूरी, यानी कि एक जो पल्लवन लेखक है उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए वही यहाँ पर आपको पूछा गया, वही बताना है। पहली बात तो ये कि गहन अध्ययन होना बहुत ज़रूरी है। एक पल्लवनकर्ता को बहुत अधिक अध्ययन की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब वो अध्ययन होगा, उसके पास शब्दकोश होगा, उसके पास एक प्रकार से शब्द होंगे किसी भी चीज़ के बताने के लिए, तभी वह एक प्रकार से अच्छा पल्लवन लिख पाएगा। ठीक है, पल्लवन का अध्ययन गहन होना चाहिए, पल्लवन का अध्ययन गहन होना चाहिए। उसे ज्ञान विज्ञान के पल्लवनकर्ता का ज्ञान विज्ञान के विविध विषयों का अध्ययन होना चाहिए, यानी कि खूब ज़्यादा जानकार हो। पल्लवन के लिए उसके सामने विविध विषय आते हैं, अतः उनका सफल पल्लवन वह तभी कर पाएगा व्यक्ति जब उससे संबंधित विषयों का पर्याप्त ज्ञान उसके पास होगा। इस प्रकार के ज्ञान अर्जन के लिए उसे विविध पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन करते रहना बहुत जरूरी है, यानी कि जो भी पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हों उनका एक प्रकार से करंट चीज़ों का उनको जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ ज्ञान विज्ञान में क्या हो रहा है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, और हर एक विषय के बारे में कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत जानकारी उसके पास होनी चाहिए। क्योंकि पल्लवन किसी एक सब्जेक्ट का कोई गुलाम नहीं होता है या किसी एक सब्जेक्ट का सीमित दायरा नहीं होता है, हर एक सब्जेक्ट में एक प्रकार से पल्लवन आ सकता है। तो इस वजह से पल्लवनकर्ता को ज्ञानी होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, दूसरी विशेषता ये है कि सूक्ष्म निरीक्षण। एक योग्य पल्लवनकर्ता जो होता है कि एक पल्लवन के लिए सूक्ष्म निरीक्षण दृष्टि का होना बहुत जरूरी है, यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू एकदम से डीपली एक अवलोकन करने वाला ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो एक प्रकार से पूरा डीपली जाकर के अध्ययन करे। ठीक है, इस दृष्टि से संयुक्त होकर के वह पल्लवन के लिए दिए गए विषय के मूल भाव को भली प्रकार समझ सकता है। मूल भाव को हृदयंगम करने के मतलब करके ही वह विषय के अनुसार पल्लवन का लेखन कर सकता है, यानी कि जब वो पहले मूल भाव को पढ़ेगा, उसको अच्छे तरीके से समझेगा, तभी वह एक प्रकार से विस्तार कर सकता है, अन्यथा वो नहीं कर पाएगा। इस वजह से उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि मूल भाव को विस्तार से वो पढ़ ले, जान ले। ठीक है, इसके अलावा तीसरी विशेषता तर्क शक्ति उसके पास होनी चाहिए। पल्लवन को तर्क शक्ति से भी युक्त होना चाहिए। यह तर्क के द्वारा ही विषय संबंध विचारों का चयन कर सकता है, वह तर्क के द्वारा ही विषय के मूल भाव का विस्तार कर सकता है। अगर तर्क उसके पास नहीं होगा तो वो किस मुद्दे पर तर्क करेगा, यानी तर्क करना बहुत ज़रूरी होता है। जब वह तर्क करेगा तभी एक प्रकार चीज़ें वो समझ पाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, यानी तर्क बहुत ज़रूरी होता है और इसमें क्रमबद्धता ला सकता है। पल्लवन इसी तर्क शक्ति के द्वारा विषय के अनुकूल विचारों को सने मतलब कि धीरे धीरे करके या जैसे समय बीतता उसके द्वारा पल्लवन करता है, और इस तरीके से पूरे पल्लवन के भावों को वो एक प्रकार से जो 2 शब्दों में या 2 लाइन में लिखा हुआ है या 10 लाइन में लिखा हुआ है उसको 100 लाइन में एक प्रकार से बहुत विस्तार से समझाते हुए उदाहरण के माध्यम से कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। चौथा पॉइंट आपका है, चौथा पॉइंट है विवेचना शक्ति। तो एक जो पल्लवन करता होता है उसके पास विवेचना शक्ति का होना भी बहुत जरूरी होता है। विवेकवान व्यक्ति होगा तभी वह एक प्रकार से चीज़ों को कर पाएगा। ठीक है, विवेचना शक्ति का होना बहुत जरूरी है। एक विवेचक किसी विषय की विवेचनात्मक व्याख्या करते समय उसे विभिन्न उदाहरणों के द्वारा विभिन्न दृष्टांत देना,
आदि के द्वारा पुष्ट करता है, ताकि एक प्रकार से लोगों का विश्वास जमता चले। अगर आप कोई चीज़ बता रहे हैं तो उसके लिए कोई कोटेशन दे दें, कोई प्रमाण के लिए कुछ चीज़ें बता देंगे, तो उससे क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। ठीक उसी प्रकार एक योग्य पल्लवक की मूल भाव का पल्लवन करते समय उसे विभिन्न उदाहरणों के द्वारा, दृष्टांतों के और प्रमाणों के द्वारा पुष्ट करता चलता है। इसके लिए उसी विवेचनात्मक शक्ति का होना बहुत जरूरी होता है। जब भी एक प्रकार से कोई व्यक्ति, जैसे आजकल के कथावाचक है, वो प्रमाण के साथ कथा बाँचते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उनकी कथा लोग सुनते हैं। अगली बात, बौद्धिक क्षमता। आदर्श पल्लवक को यानी जो पल्लवन करके करता है, यानी आइडियल माने होता है कि जिस अच्छा, ठीक है, इंपॉर्टेंट। तो आदर्श पल्लवक को बौद्धिक क्षमता से भी युक्त होना चाहिए। बुद्धि प्रायः जन्म से ही सभी के पास होती है। इसे अध्ययन अभ्यास के द्वारा प्रखर बनाया जा सकता है। यानी बुद्धि सभी के व्यक्तियों के पास होती है, बेसिकली बुद्धि जन्मजात होती है। ठीक है, लेकिन उसको बुद्धि का सफल प्रयोग समस्या में लोग करते हैं और अच्छे तरीके से जान पाते हैं। ठीक है, किसी सूक्ति की विस्तृत व्याख्या करने के लिए बौद्धिक क्षमता का होना बहुत जरूरी होता है, और बौद्धिक क्षमता तभी डेवलप होगी जब उसका आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। अगला, निरपेक्षता क्या है। निरपेक्षता भी एक विशेषता होती है अच्छे पल्लवक की। पल्लवक की दृष्टि से निरपेक्ष होनी चाहिए, मतलब कि पल्लवक की दृष्टि जो होती है निरपेक्ष होनी चाहिए। उसे तटस्थ भाव से अपने विषय का पल्लवन करना चाहिए। यानी कभी ऐसे मान लेते कोई सामुदायिक मुद्दे पर विचार लिखना हो, अब कोई हिंदू मुस्लिम पर कोई विचार लिख रहा हो, ठीक है, अब उस विचार को लिखते समय अब अपने, वो चूंकि हिंदू है कोई व्यक्ति, तो हिंदू की तरफ झुकाव ना हो, या कोई मुसलमान लिख रहा है तो मुस्लिम के पर झुकाव ना हो। यानी वो तटस्थ होकर के जो सही बातें उसको लिखने का प्रयास करें। तटस्थता उसके अंदर बहुत जरूरी है। उसे किसी विशेष विचार, दृष्टिकोण, भाव आदि से प्रतिबद्ध नहीं होना चाहिए। यानी किसी विचार में बंद करके, किसी दृष्टिकोण में बंद करके लिखना नहीं होता है, उसको खुल करके लिखना चाहिए, मतलब स्पष्ट एकदम, ताकि निरपेक्ष हो, किसी के सापेक्ष भाव से नहीं, निरपेक्ष भाव से, किसी का कोई दबाव ना हो उसके ऊपर। तो ये निरपेक्ष भाव से किया गया पल्लवन ही आदर्श पल्लवन कहलाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। सातवीं विशेषता ये है कि भाषा सामर्थ्य। पल्लवन में प्रयुक्त एक एक शब्द का विशेष महत्व होता है। एक आदर्श पल्लवन की संरचना में शब्द चयन का विशेष महत्व होता है। यानी किस पॉइंट पर कौन से शब्द का प्रयोग करना है, ये एक संक्षेप, मतलब एक पल्लवन के कर्ता को बहुत जरूरी तरीके से आना चाहिए। यह शब्द चयन वही पल्लवक कर सकता है जिसका भाषा पर अधिकार हो, जो भाषा को बहुत अच्छे तरीके से समझता हो, भाषा में चीज़ों को जानता हो, भाषा को विषय के अनुकूल होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि भाषा बहुत जटिल कर दें, विषय उतना जटिल ना हो। यानी भाषा विषय के अनुकूल हो, समाज के अनुकूल हो, उसकी अभिव्यंजना शक्ति प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। ऐसा तभी हो सकता है जब पल्लवन लेखक को भाषा का पूर्ण ज्ञान होगा, और इस वजह से भाषा का पूर्ण ज्ञान होना भी एक पल्लवनकर्ता को बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आप लोगों ने चीज़ों को जाना और समझा। तो अब मैंने लगभग एक प्रकार से आपको बहुत सारे प्रश्नों को बता दिया, आप लोगों ने देखा होगा। इसके अलावा शुक्ला टी पॉइंट चैनल पर आपने देखा तो BA प्रथम और प्रथम सेमेस्टर का जो एक प्रकार सोशियोलॉजी का आपका सिलेबस है, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, उसमें मैंने विस्तार से चीज़ों को आपको बता रखा है। इसमें 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में मैंने बताया, तो ये 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनसे परीक्षा में आपकी बार प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने ये देख लिया तो आपको एक प्रकार से इन 10 टॉपिक को तैयार कर लिया, तो आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो मेजर माइनर सभी के लिए लेक्चर इंपॉर्टेंट है, तो आप ये वाला जाकर के देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। बाकी और भी वीडियोस वहाँ पर मिलेंगे, और कोर्स में ज्वाइन होने के लिए आपको मैंने प्रोसेस बता ही दिया है। आप SMS किस पे करना भैया, आपको SMS करना है सभी सब्जेक्ट का कोर्स लॉन्च किया गया है। ठीक है, क्या मतलब मात्र 100 रुपये में सबको सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। 91 61 93 60 62। कोर्स का तात्पर्य क्या है, PDF से, यानी PDF नोट्स आपको मिलेगा, और वीडियो लेक्चर आपको यूट्यूब पर मिलेंगे। हिंदी की कुछ वीडियोस आपको जो मिलेंगी वो प्राइवेट फॉर्म में होंगी, वो आपको व्हाट्सएप पे नहीं मिल रही, मतलब कि व्हाट्सएप पे नहीं होंगी। ठीक है, तो भी आपको ग्रुप पे मिल जाएंगी। यानी कि जो ग्रुप में आपको बहुत मटेरियल और मिलता रहेगा, जो कि आपको अलग नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस वजह से आपको यहाँ पर करना है अपना नाम, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, आपके सब्जेक्ट क्या क्या, अपने सब्जेक्ट के नाम लिख देना है। आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको 100 रुपीज़ सेंड कर देने होंगे। आप नहीं चलाते तो आप किसी दूसरे से भी सेंड करवा सकते हो, किसी दुकान से जा करके। उसके बाद में आपको PDF सेंड कर दिया जाएगा, और आपको तमाम प्रकार की चीज़ें बता दी जाएंगी। ठीक है, PDF नोट्स मिल जाएंगे, हर एक चीज़ की मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बना रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।